कसाब को कभी पश्चाताप हुआ? आप पश्चाताप करवाने में कामयाब हुए? कसाब को पश्चाताप तो हम कई में बात करता था, लेकिन नहीं हुआ। वो बहुत शातिर था। 26/11 का जो हमारे लिए सबसे बड़ा आतंक का चेहरा कसाब था, जब आप उसी के रोल को लेकर सवाल उठा देते हैं तो क्या इंटरनेशनल मैसेज दे रहे हैं? इंटरनेशनल मैसेज तो ये बहुत गलत जा रहा है। आई एम अफ्रेड कि पाकिस्तान इसका जरूर कैपिटल करेगा। आरएसएस को बदनाम तुमको करना है तो तुम देश से खिलवाड़ करते हो। आपने झूठ बोला, ये भी आरोप आप पे लगता है। क्या का झूठ बोला? कसाब को आपने खामखा बिरयानी खिला दी। मीडिया ने शुरू कर दिया मुझे पूछना, निगम जी आप क्या कहना चाहते हो? आज कसाब को बहन की याद आ गई। दूसरा सवाल मुझे कर रहा था कि आपको नहीं लगता कि असली गुनहगार पकड़ने में सरकार नाकाम होगी? मैंने कहा आज कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की, इतना जरूर कहा। 37 से ज्यादा दोषियों को फांसी की सजा, 600 से ज्यादा को उम्र कैद की सजा। मुंबई ब्लास्ट हो या 26/11 में कसाब की फांसी, प्रमोद महाजन का मर्डर केस हो या फिर संजय दत्त को सलाखों के पीछे पहुंचाना, इन तमाम हाई प्रोफाइल केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भूमिका निभाई उज्जवल निकम ने। और अब उज्जवल निकम वरिष्ठ वकील, पद्मश्री अवार्डी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि वो चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। आपने लोकसभा की उम्मीदवारी के लिए यहां पर अब हिंदुस्तान के इलेक्शन में कसाब भी आ गए और पाकिस्तान भी आ गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस प्रकार अटैक करने से मेरी बदनामी नहीं होगी, लेकिन उन शहादत जिन्होंने अपनी शहादत दी, तमाम हमारे पुलिसकर्मी रहो, पब्लिक रहो, आपने उनका इंसल्ट करना शुरू कर दिया। यही एक मात्रा थी और इस मात्रा से स्पष्ट हो जाता है कि हमारी उम्मीदवारी जाहिर होने के बाद क्या आपको इतनी घबराहट महसूस हुई? लेकिन वो हवाला दे रहे हैं उस वक्त के अधिकारियों का, उनकी लिखी गई किताबों का, कि उसमें भी तो जिक्र है। देखिए, मुझे पता है कि जिस अधिकारी ने अपनी किताब में ये जिक्र किया है वो ना इन्वेस्टिगेटिंग टीम का पार्ट था, ना मुंबई में मौजूद था, ना उससे दूर दूर से कोई ताल्लुकात नहीं। अच्छा, उस वक्त 1999 टू 2014 कांग्रेस की सरकार थी, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, ऊपर कांग्रेस की सरकार थी, और इस अधिकारी ने किस आधार पर यह कहा है इसका कोई उसने खुलासा नहीं किया। उसने कहा कि निकम को यह बात मालूम थी कि आरएसएस के ऑफिसर ने फायरिंग की है उस कसाब, ये पुलिस अधिकारी के ऊपर, और उन्होंने ये बात कोर्ट के सामने लाई। क्या सबूत है आपके पास? इंटरनेशनल मैसेज किया जाता है जब आप 26/11 का जो हमारे लिए सबसे बड़ा आतंक का चेहरा कसाब था, जब आप उसी के रोल को लेकर सवाल उठा देते हैं तो क्या इंटरनेशनल मैसेज दे रहे हैं? नहीं, इंटरनेशनल मैसेज तो ये बहुत गलत जा रहा है। आई एम अफ्रेड कि पाकिस्तान इसका जरूर कैपिटल करेगा। मैंने तो कसाब का इकबाली बयान ही मेरे साथ लाया है। कसाब ने इकबाली बयान में कहा है, मैंने ड्राइवर को बाजू में बैठा हुआ पुलिस वालों की लाशें गाड़ी से निकालकर बाहर फेंक दी। यानी कौन? कामटे और साड़ेसकर। साड़ेसकर गाड़ी चला रहा था, कामटे उनके नजदीक बैठे थे और पीछे करकरे मर चुके थे। हमारे पास सिर्फ कसाब का इकबाली बयान नहीं है। उस गाड़ी में एक जाधव हमारा कांस्टेबल था, जब फायरिंग हुई ना अरुण जाधव, तब उसने मरने का ढोंग किया था और उसके ऊपर करकरे की लाश थी, कामटे की लाश थी और साड़ेसकर की लाश थी, और उसका एविडेंस हमने कोर्ट में लिया पूरा। दूसरी बात, जैसे वो ये फायरिंग शुरू हुई पुलिस गाड़ी पर, वहां से सामने वाले एक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के ड्राइवर गाड़ी से जा रहा था, उसने तुरंत देखा तो गाड़ी पीछे ले लिया। ही इज एन ऑल्सो आई विटनेस। हमारे पास चश्मदीद गवाह है, हमारे पास इनका इकबाली बयान है, और पाकिस्तान ने अब तक ये कहीं नकारा नहीं था। और इसके बाद क्या कह रही है जनाब मुशर्रफ कह रहे कि नहीं, वो आरएसएस की फायरिंग हुई थी। अरे किस आधार पर कह रहे हैं आप? आरएसएस को बदनाम तुमको करना है तो तुम देश से खिलवाड़ करते हो। तो कह रहे हैं आप भी आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा है? आरएसएस का निशाना, आरएसएस की रचना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। अभी 5 दिन पहले मुझे समझ गया। आरएसएस को लोगों को मैं अब भी मिला, कभी वो राजनीति की बात नहीं करते।
आरएसएस कभी भी कहेगा नहीं कि ये आप इसको वोट दो उसको वोट दो। क्या कहता है? हर देश के बीजेपी के लिए को बैकबोन की तरह से काम करता है। देखिए, आइडियोलॉजी किससे मेल खाती है वो बात अलग है। तो ये स्टेटमेंट आई कहां से और क्यों आई? आपको कुछ समझ में आया? क्योंकि जाहिर सी बात है कि कसाब के मुद्दे पर तो एडवांटेज आपको हो जाएगी। नहीं, ये अभी इतना दिमाग उनको पास रहना चाहिए ना। दिमाग नहीं है। और वडेट्टीवार क्या बोला? पहले वडेट्टीवार बोले, पहले दिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि निगम देशद्रोही है। उनको मालूम था करकरे को गोली मारी किसने, उन्होंने बात छिपा दी। किस आधार पे बोले? फिर दूसरे दिन उन्होंने पलटा मारा। दूसरे दिन पलटा के बाद वडेट्टीवार कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने वो मुशर्रफ की किताब में से वो लिया है। अरे भाई, परीक्षा ऐसे ही पास हुए क्या आप? बिना पढ़ के, बिना वेरिफिकेशन, यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन लीडर ऑफ वन कांग्रेस पार्टी। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि आपके मुंह में राम है बगल में छुरी। आप इतने सीधे नहीं है जितने दिख रहे हैं। अभी आने वाला काल दिखा दिया जाएगा। ये देखो, ये हिंदी कहावतें से मुझे कोई फायदा नहीं। मैं आज तक मैंने हमेशा गुनहगार के खिलाफ लड़ा हूं, और मैं ये माना जाता, आम पब्लिक मानती है कि उज्जवल निकम सच बोलता है, झूठ नहीं। किसी के प्रति कोई दुश्मनी नहीं रखता। आपको मालूम है मेरी अपॉइंटमेंट कैसी होती? मेरी अपॉइंटमेंट जो होती है, लोग मोर्चा निकालते हर डिस्ट्रिक्ट में। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में वी वांट उज्जवल निकम। राजनीति में किसने निकाला आपके लिए मोर्चा? बैठे बैठाए सीट मिल गई? देखिए, राजनीति में मोर्चा मेरे लिए नहीं। मेरा राजनीति का जन्म सिर्फ 10 दिन का पहले हुआ है। नहीं तो लोग सस्पेंस है कि भाई कैसे उज्जवल निकम को सीट ठीक है, हमें न्योता बुलाकर दिया या आप मांगने गए थे? मैं मांगने गया नहीं था। अच्छा, मैं बिल्कुल मांगने नहीं गया था। आई वॉज इन्वाइटेड, आई वॉज रिक्वेस्टेड, आई वॉज कन्विंस कि आप क्यों राजनीति में आओ। मैंने कहा ठीक है, आ जाऊंगा। आपका मन था? पहले आपने सोचा था? मतलब कभी सोचा ही नहीं था। ये पहले भी कई पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे न्योता दिया था। किसने दिया बुरी था? बात नहीं है न्योता देना। किसने दिया था? किसने दिया था न्योता? देखिए, कांग्रेस से आया था? कांग्रेस से एनसीपी आया था। एनसीपी के पवार साहब ने भी मुझे बोला था, और उन्हें अच्छे भावना से बोले कि आप जैसे लोग राजनीति में आना चाहिए। पर अगर ये मुझे पता था कि राजनीति में आने से इस प्रकार आप कीचड़ उठाएंगे, झूठे अंजाम को, तो मैं दोबारा सोच लेता था। आपने झूठ बोला, ये भी आरोप आप पे लगता है। क्या क्या झूठ बोला? कसाब को आपने खामखा बिरयानी खिला दी, ना तो उसने मांगी ना सरकार ने खिलाई। सुनो, ध का मां कैसे किया जा रहा है। मैंने कहा, क्या कहा उस दिन? कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की, और ये क्यों कहा ये भी बता देता हूं आपके सामने। तो मैंने, जैसे मंडे को, सोमवार का दिन था, शनिवार, सैटरडे, संडे, और उसके बाद मैंने कसाब ने मुझे पूछा कि ये क्या है। बादशाह मुझे कहता था। मैंने उसको, अच्छा, वो आपको बादशाह, कसाब आपको बादशाह बोला? हाँ, हमेशा बोलता था बादशाह। मैं फ्रेंडली, आई यूज्ड टू टॉक वेरी फ्रेंडली विथ हिम। क्यों कसाब, कहां से आए? मैंने उसको पूछा क्यों तेरे हाथ, तू जब आया, तू और तेरे साथी, तुम्हारे भी हाथ में तो रेड थ्रेड था। तो उसने कहा नहीं, वो लखवी साहब ने पहना था। लखवी साहब में मेजर इकबाल लखवी, तो उसने पहना था। तो अच्छा, मतलब अच्छा। उतने में कोर्ट साहब, जज साहब आ गए। आई एम कोटिंग दिस इंसिडेंट बिफोर द कैमरा, व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली। और उस वक्त जज साहब ने मुझे पूछा कि क्या चल रहा है। मैंने जज साहब को पूरा इंसिडेंट वापस दोहराया। वो इंसिडेंट वापस दोहराने के बाद कसाब तो वो ड्रामेटिक था ही। आपने, मुझे मालूम नहीं कि आप कोर्ट में उस वक्त प्रोसीडिंग कवर कर रही थी क्या नहीं। कसाब ने नीचे देखा, अपनी दोनों उंगलियां आंखों के सामने। मीडिया को लगा, कुछ मीडिया चैनल को, कि कसाब रो रहा है, बहन की याद आ रही। मैं कोर्ट के बाहर आया, आर्थोडरल जेल के सामने, तो भारी भीड़ मात्रा में आपके चैनल थे। मीडिया ने शुरू कर दिया मुझे पूछना, निगम जी आप क्या कहना चाहते हो? आज कसाब को बहन की याद आ गई। दूसरा सवाल मुझे कर रहा था कि आपको नहीं लगता कि असली गुनहगार पकड़ने में सरकार नाकाम हुई? मैंने कहा, आज कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की, इतना जरूर कहा मैंने। इतना कहने के बाद सिर्फ मैंने यही कहा, उस जमाने में जो भी विपक्ष था उन्होंने चलाया कि कसाब को सरकार मटन बिरयानी दे जा रही। ये मैंने नहीं चाहा। दूसरे दिन सुबह यह मामला कोर्ट में खड़ा हो गया। उसके वकील ने भी पूछा कि साहब, मटन बिरयानी की बात निकम जी ने कल मीडिया के सामने कह दी, और कसाब का मैं वकील हूं, कसाब ने तो मुझे कहीं बोला नहीं। तो मैंने जज साहब को बोला, साहब कसाब
पाकिस्तान से आया है, मटन बिरयानी उसको अच्छी लगती क्या नहीं लगती इसका बारे में मुझे पता नहीं है। वो मुझे बोला मटन बिरयानी की मांग की, उसने मुझे कहा मांग की थी, सुनो तो सही, मांग की थी क्या नहीं की थी ये आप उनसे पूछ लीजिए कसाब से। कोर्ट डिड मेक इंक्वायरी विथ कसाब, उसने कुछ बोला नहीं, ना भी बोला नहीं हाँ भी बोला नहीं। शायद उसके मन में लग रहा कि हम मटन बिरयानी की उसको देने की कोई सोच रहे, ऐसा उसे लग रहा होगा, तो उसका मिसरिप्रेजेंट वो मामला उधर खत्म हो गया। और ये पूरा सच मैंने कुछ दिनों के बाद कह दिया। आर पाटिल जब गृह मंत्री थे उनके सामने कह दिया मैंने। ये तो कांग्रेस नेताओं का फूटी आंख निभा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप देशद्रोही हैं, वो कह रहे हैं आप मुंह में राम बगल में छुरी हैं। अरे भाई कांग्रेस वाले को अभी कुछ बोलने दो, उनको जरा मेंटल शॉक होगा मेरी उम्मीदवारी से। देखिए मैं किसी भी राजनीति पक्ष का नहीं था, पहले भी नहीं था, अब बीजेपी का डंके की चोट पे बीजेपी का। और आप जितने इस तरह से आरोप करोगे ना उस तरह से मेरी दृढ़ता और बढ़ जाएगी। अच्छा, आपने प्रमोद महाजन जी का मर्डर केस भी लड़ा था और आज उनकी बेटी का टिकट आप ही की वजह से कट गया है, तो मतलब बातचीत हुई पूनम महाजन से? क्योंकि बातचीत हुई, मैंने फोन पे बात किया। देखो वो मुझे अंकल करके पुकारती है। मैंने कहा कि पूनम आप जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाओ, एक गलत संदेश जा रहा है, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी नाराजगी, लेकिन अभी हो गए 4-5 दिन तो हुए हैं। वो कहेंगे ठीक है काका अंकल मैं आऊंगी, इतना होते मुझे वचन दिया है। पाकिस्तान का मुद्दा जो है, पाकिस्तान क्यों हर बार इलेक्शन में लाने की जरूरत है हमें? हम 21st सेंचुरी में बैठे हुए हैं, विकास और प्रोग्रेस इसकी बात करने की बजाय निकम साहब हम लोग पाकिस्तान को ले आते हैं। बहुत बुरी बात है, मुझे दुख इस बात का होगा कि इस तरह से बेबुनियाद आरोप करके आपना जिन हमारे पुलिस ऑफिसर ने शहादत दी, जिस हमारे तुकाराम ओमरे ने कसाब को जान दे के पकड़ा, उसका आप तोहीम कर रहे हैं। इतना ही नहीं तो 26/11 के आतंकी हमले में 166 पीपल वेर डाइड, आप उनका कोई नहीं ध्यान रखते। जो गवाह थे वहां पर 26/11 के, जिन्होंने 26/11 का दंश झेला है, वो काफी नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। बहुत गुस्सा है उनमें। नहीं बिल्कुल सही है। देखिए वो तो लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है। मुझे डर इस बात का है कि आज तक 26/11 के ट्रायल के बारे में ना पाकिस्तान ना पूरे कोई वर्ल्ड में कोई देश ने कोई डिस्प्यूट नहीं किया, कोई संदेह नहीं रखा कि कसाब को न्याय नहीं दिया गया। सुनो देखो जरा, कसाब के बचाव के लिए 2 वकील सरकार ने अपॉइंट किए थे और सरकार की तरफ से मैं अकेला था। तीसरी बात महत्वपूर्ण यह है, सुप्रीम कोर्ट तक यह फाइंडिंग बरकरार रहा कि कसाब की वजह से किन कसाब और अबू इस्माइल और 10 बजे लोगों से कितने लोगों की शहादत हो गई। लेकिन वो जो है नेता विपक्ष, वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई पूरा मामला जो है वो गलत था या इन्वेस्टिगेशन पूरी गलत थी। वो सिर्फ एक इन पर्टिकुलर कसाब और हेमंत करकरे उस टॉपिक को उठा रहे हैं। नहीं, उस टॉपिक को उठा रहे हैं, इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि करकरे वॉज इन्वेस्टिगेटिंग सम क्राइम अगेंस्ट द हिंदू एंड देयरफॉर करकरे वॉज, उनको मारा गया। ये डिलिबरेटली, ये देखो गोबेल्स प्रोपेगेंडा किस तरह से ये लिंक लगाते। क्यों नहीं आप कह रहे कामटे सालिस्कर का, क्या ऐसे चुन चुन के मारा क्या बात कर रहे हैं? उनका शायद दिमाग ठिकाने पे नहीं है, मैं तो ये कहूंगा। कांग्रेस से फायदा किसको हो रहा है? पाकिस्तान को होगा। कल अगर पाकिस्तान से एक स्टेटमेंट आ गया इस प्रकार का, क्या जवाब दोगे तुम? पूरा हमारे इंडियन को तुम इंसल्ट कर रही है। और अभी भी कांग्रेस पार्टी कह रही है हम तो इससे सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों इंक्वायरी बाहर है? सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला हो गया, फिर भी इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी आपको डाउट है? कांग्रेस कह रही है उनका निजी बयान है। नहीं, निजी बयान नहीं, थरूर का स्टेटमेंट है कि करकरे की डेथ कैसी हुई इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका? शशि थरूर ने नहीं एलिगेशन किया, लेकिन शशि थरूर ये तो कहते हैं। खुद आप इंटेलिजेंट समझते हो ना खुद को, तो ये क्या है? आप डायरेक्ट नहीं मुझे सवाल कर रही, इनडायरेक्ट सवाल कर रही है, वैसा उस प्रकार थरूर जी कर रहे हैं। कांग्रेस क्या जानबूझकर इस तरह के मुद्दों को हवा देती है? क्योंकि राहुल गांधी की तो पाकिस्तान में तारीफ भी होती है, वहां के जो मिनिस्टर्स हैं, एक्स मिनिस्टर्स जो हैं, वो उनके भाषणों को प्रेज करते हैं। थोड़ा वक्त ठहरिए और उनको कुछ बयानबाजी करने दीजिए। मेरे पास भी बहुत एक्सप्लोजिव मटेरियल है। जैसे? नहीं, क्यों बताऊं? अभी आने दो, आई एम इनवाइटिंग। आप अगर लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दोगे तो मेरे पास। पाकिस्तान गए थे तो
आपकी सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत सारे सवाल थे, बाकी डेलीगेशन हर जगह घूमा था, तक्षशिला वगैरह, आपको नहीं जाने दिया था। वहां पर लोगों का बिहेवियर आपके साथ कैसा था? नहीं, कॉमन मैन का बिहेवियर अच्छा था, उनको इंडिया के प्रति बहुत अच्छा लगाव है। कुछ चंद ये ऑफिसर्स, स्पेशली वहाँ भी पंजाबी, पाकिस्तानी और बिग पंजाबी जो है, हमारा 4 मेंबर्स ऑफिशियल डेलीगेशन था, और उस वक्त जब हम 4 आदमी मार्केट में गए थे, तो दे हैव द अट्रैक्शन फॉर इंडिया, कॉमन मैन। बट दिस आर्मी ऑफिसर्स, दे आर वेरी एडामेंट, दे आर वेरी श्रूड। और मैं कहूँगा एक बात जरूर, कि जब हम पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में गए थे, अटॉर्नी जनरल को मिले, तो अटॉर्नी जनरल ने मुझे कहा कि मिस्टर निकम, हम आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट फॉलो करते हैं। अच्छा। हाँ, इट्स अ वेरी प्राइड मोमेंट फॉर मी टू हियर फ्रॉम द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये बताइए कि आप, ये जनता भी जानना चाहेगी कि वकील जो होते हैं ये नेता क्यों बन जाते हैं? मतलब बहुत एक रिकॉर्ड है, मंत्री भी बनते हैं, हर सरकार में आपको वकील मिलेंगे, बड़े वकील जो हैं नेता की कुर्सी पर फिर मंत्री की कुर्सी पर जा बैठते हैं। ऐसी क्या क्वालिटी होती है भाई वकील में? वकील एक समाज में अच्छा इंसान माना जाता है, लोगों की श्रद्धा, सद्भावना वकीलों पे होती है। डरते भी सबसे ज्यादा उन्हीं से हैं लोग। नहीं, डरते नहीं है, डरने के कि एक बार ये काले कोट वालों के चक्कर में, फेरे में फंस गए तो बस फंस गए। आप वकीलों की स्तुति कर रही है कि बदनामी कर रही है? मेरे फादर भी वकील थे। तो मैं अंदर की बात भी जानती हूँ। देखिए, ये बात सच है कि कॉमन सेंस एंड लॉजिक वकीलों में ज्यादा रहता है, और मैं सचमुच कह रहा हूं आपको, उन कैमरा, राजनीति का तो मैं कतई सोच नहीं सकता था कि आने का है मुझे, लेकिन 10 दिन में ऐसे कुछ हुए चेंजेस। वो भी नहीं बताएंगे क्या चेंजेस हुए? नहीं, आपने पहले सवाल पूछ लिया था, जवाब वही वापस रिपीटेड क्वेश्चन रिजेक्टेड। आप मतलब नहीं खोलेंगे राज के किसने फोन किया, कैसे मनाया, कैसे? ये खोलने से क्या होता है मैं बता रहा हूं, क्यों नहीं खोल रहा। जो भी कुछ लोग रहते हैं उनको लगता है कि ये इनका आदमी है, ये इनका आदमी है, ये इनका आदमी है। क्यों ऐसी भावना पैदा करना? मोदी जी से मुलाकात हुई कभी? जब पद्मश्री मिली तभी हुई थी। कुछ बात तब हुई थी? कुछ नहीं, नमस्कार बस बाकी क्या। आपने कोर्ट में तो बहुत सारी दलीलें दी हैं, दलील से जीते भी हैं। अब जनता के बीच में जाके वोट की अपील करनी है, क्या ज्यादा मुश्किल है? कोर्ट में दलील देना कि वोट की अपील करना? देखिए, आज तक मैं यही अपील आपके माध्यम से करूंगा कि आज तक मैंने समाज के लिए काम किया, देश के हित के लिए काम किया। कभी कोई मुलजिम की कभी तरफदारी नहीं किया, उसके तरफ से दलील नहीं की। अगर आप मुझे ये मेरा पास रिकॉर्ड अच्छा लगता होगा तो आप मुझे जरूर वोट कीजिए। मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं ये करूंगा, ट्यूं करूंगा, ऐसे डिंगे नहीं मारूंगा। चुनाव जीते तो क्या मंत्री बनना चाहेंगे और कुछ कानून से जुड़ा हुआ मंत्रालय? कानून देखिए, कानून कानून कहाँ लेजिस्लेट होता है? पार्लियामेंट में लेजिस्लेट। मैं सहायता मदद करूंगा। और ये देखिए, ऐसी उम्मीद रखना ये बहुत गलत रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्ट्रांग पार्टी वर्कर, स्ट्रांग देश के हित में काम करूंगा, बस। आपने इतने सारे केस लड़े हैं 30 साल के करियर में, सबसे मुश्किल, सबसे डिफिकल्ट, सबसे सेंसिटिव कौन सा क्रिमिनल रहा आपके लिए? देखिए, हर कोई केस अलग अलग रहती है, पर जो देने मेरे दिल को छुभी बहुत तरह से रुचि केस, वो कोल्हापुर का बाल हत्या। 5 साल के अंदर से छोटे छोटे बच्चे, ये लेडीज अंजनाबाई गावित करके कोल्हापुर की थी, और उसके 2 लड़कियां, वो अगवा कर लेती थी, और दे वर पिक पॉकेटिंग। और कोई पकड़े गए तो जो बच्चा जो भाग के लेके आए 2 साल का, 1.5 साल का, उसको मार मार के अटेंशन इनवाइट करते थे और वो बच जाती थी। ऐसे उन्होंने 12 छोटे लड़के बच्चे मारे थे। तो जब ये लेडीज को, 2 लेडीज को फांसी की सजा कोर्ट ने दे दी और सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रही। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रही, प्रेसिडेंट ने मर्सी पिटीशन बहुत लेट से रिजेक्ट किया, और जब फांसी की सजा ऐलान हुई तो कोल्हापुर के कोर्ट के सामने 150-250 छोटे बच्चे, 7 साल के, 8 साल के, 10 साल के, जैसे फैसला हुआ मुझे शक्कर लेके आए और मुझे शक्कर दे दे। मेरे जिंदगी में वो सबसे बड़ा दिन था कि छोटे बच्चे का चेहरे का मासूम आनंद जो मैंने देखा, वो आज तक किसी केस में नहीं देखा। कसाब को पश्चाताप के लिए आप हमेशा कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूं कि जो भी आरोपी आए, दोषी आए, उनसे बातचीत करूं, उनसे एक बॉन्ड बनाऊं ताकि उन्हें पश्चाताप करवा सकूं। होता है। अबू सालेम का एग्जांपल है। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इनको तो पता चल जाता है मेरी तबीयत के बारे में, ये लोग बहुत अच्छी तरह से निगाह रखते हैं। उसने एक लेटर लिखा मुझे, उस लेटर ने मेरी बहुत स्तुति की,
और इतना ही नहीं तो इतना भी कहा दिया कि आप अच्छे इंसान हो। देखिए, जिस आदमी को, शख्स को मेरी वजह से उम्र कैद हुई है, उम्र कैद हुई, वो शख्स इस प्रकार का लिखता है। कैन यू बिलीव दिस? आई एम टेलिंग दिस फैक्ट इन कैमरा, क्योंकि मैं इस विश्वास मानता हूं। और इसलिए कसाब से भी ऐसी कोई बॉन्डिंग हुई? चलिए, सलेम से तो हुई, नहीं, कसाब से लेकिन भी, कसाब को कुछ पश्चाताप था या कोई बॉन्डिंग थी? कसाब से ही बॉन्डिंग है, पर कसाब एक झूठा मक्कार था। कसाब को मैंने, उसने मुझे बोला कि सर मुझे सिगरेट दे दो, ये आज तक मैंने बोला नहीं। मतलब एक सिगरेट क्या, मैं तुझे पैकेट दे दूंगा, पर मुझे ऐसे कुछ राज बताओ कि जो अब तक तूने पुलिस को बोल नहीं। उसने कई ऐसी चीज बताई, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई आधार नहीं था कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो मेरे वचन के मुताबिक मैंने उसको ऑफर की, एंड ऑन माई रिस्क आई एम ऑफरिंग। तो बोले नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बोले मुझे पैकेट दो। मतलब चल फुट, पैकेट क्या पैकेट बोलेगा। कसाब को कभी पश्चाताप हुआ? आप पश्चाताप करवाने में कामयाब हुए? कसाब को पश्चाताप तो हम में बात करता था, लेकिन नहीं हुआ, उसको नहीं हुआ। वो बहुत शातिर था। उसने एक दिन तो कहा कोर्ट के सामने, सर मुझे पॉइजन दिया जा रहा है, ये ऑन रिकॉर्ड है। कोर्ट ने बोला किस आधार पर कह रहे हैं? तो उसने एक व्हाइट पाउडर कोर्ट के सामने पेश की। ये तुझे कहां से मिली? सब मैं खाने में मिक्स की थी और मैं निकाल के बाहर रखी। कोर्ट ने वो एनालिसिस को भेजी, तो उसको जो राइस दिया गया था, उस राइस थोड़ा सा अलग करके उसने उसको क्रश करके वो पाउडर बनाई थी। चलिए, आपने उज्ज्वल निकम साहब हमसे बातचीत की और तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।